बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब सबक हस्ब रवायत अपने अजीम वतन पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे वतन को सलामत रखे, यहाँ तरक्की हो और हर घर में खुशहाली आए। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जी, पाकिस्तान को एफ़एटीएफ़ ने बदस्तूर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और पाकिस्तान जो है वो हालांकि एफ़एटीएफ़ के तमाम मुतालबात पूरे कर चुका है, आलमोस्ट तकरीबन तमाम सिवाय एक आध नुक्ते के। लेकिन अमल दरामद करने के बावजूद आज एफ़एटीएफ़ ने हैरत अंगेज़ तौर पर दोबारा उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। लेकिन हैरत की बात यह है कि एफ़एटीएफ़ को भारत के मामले पर कुछ भी नज़र नहीं आता। न उन्हें भारत में यूरेनियम की स्मगलिंग नज़र आती है, न वहाँ के बैंकों की सरकारी सतह पर जो टेरर फाइनेंसिंग में मसरूफ़ हैं वो भी कार्रवाई नज़र नहीं आती, और बाकी भी उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, सरफ़ नज़र कर जाते हैं। जब इस हवाले से आज एक सवाल किया गया तो भी वो कहते हैं हम इस पर बात नहीं कर सकते। इस पर बात करेंगे, मामला क्या है, कहीं ये एफ़एटीएफ़ का मामला सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। फिर मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के मौके पर खाम ठोक के कहा था कि न तो मोबाइल फ़ोन कॉल्स महंगी होंगी, न डाटा महंगा होगा, और इस हवाले से उन्होंने मीडिया कहा था कि मीडिया की तमाम तार इतलात बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। लेकिन आज फरमाते हैं कि 5 मिनट के बाद कॉल पर 75 पैसे का टैक्स लगेगा, यानी कॉल महंगी हो जाएगी। क्या उस दिन मुशीर ख़ज़ाना को इल्म ही नहीं था कि इस पे टैक्स लग रहा है या नहीं? और अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगाती है कि मुशीर ख़ज़ाना को बिल्कुल पता नहीं है, लिखा लिखाया बजट कहीं से आया और उन्होंने पढ़ के सुना दिया, क्या वाकई ऐसी बात है या खुदा न खास्ता मुशीर ख़ज़ाना ने उस दिन कौम के साथ झूठ बोला था? जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर बहरिया टाउन कराची में 2, 4, 6 नहीं, पूरे 322 से ज़ायद गैर कानूनी बिल्डिंग्स का इंकशाफ हुआ है, गैर कानूनी हाई राइज बिल्डिंग्स का, और उन्होंने तो बिल्कुल उन्हें परवाह ही नहीं है। बताया ये गया है कि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया इतनी मुज़ोर है कि उन्हें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के और सिविल एविएशन के कवानीन का बिल्कुल कोई एहतराम नहीं है, उनको बिल्कुल कोई किसी खाते में नहीं लाते। ये क्या हो रहा है, इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले एफ़एटीएफ़ पे बात करनी है, और मज़हर बरलास साहब की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको वो हम्माद अज़हर ने भी आज क्योंकि इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था इस हवाले से वो बयान किया था, तो पहले मैं आपको हम्माद अज़हर का एक क्लिप सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मज़हर बरलास साहब से राय लेते हैं। हम आज फैटफ के सदर को भी आपने सुना कि उन्होंने जो तारीफ़ी कलमात कहे पाकिस्तान के लिए, अब ये इसका फैटफ की मेथोडोलॉजी ये है म्यूचुअल इवैल्यूएशन की, कि यानी सब मुल्क मिल के एक मुल्क की इवैल्यूएशन करते हैं, फिर दूसरे मुल्क की करते हैं, और इस तरह बारी बारी एक दूसरे की इवैल्यूएशन करते हैं। हर मुल्क के ज़ाहिर है अंडर लाइंग जियो पोलिटिकल अज़ाइम होते हैं, नेशन स्टेट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन ये बॉडी तो यही क्लेम करती है कि हम एक टेक्निकल बॉडी हैं और हम जो भी प्रोग्रेस उनको दे रहे हैं बिल्कुल सियासी बुनियादों से हट के एक टेक्निकल बुनियादों पे दे रहे हैं। बाकी जो आपका सवाल है, देखिए मैं तो हुकूमत पाकिस्तान का तर्जमान हूँ, मैं फैटफ का तर्जमान तो नहीं हूँ, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही बात कर सकता हूँ कि हम अपनी उनकी फैटफ की टेक्निकल मेथोडोलॉजी के हवाले से हम उनको जिस तरह पहले प्रोग्रेस देते रहे हैं और हर दफ़ा हमें एक ड्रामेटिक इंक्रीज़ मिलता है कंप्लाइंस में, हम इसी तरह इसी पॉलिटिकल विल के साथ इस सारे मामले को सस्टेनेबल रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। जी मज़हर बरलास साहब, आपको क्या लगता है, आपके ख़्याल में ये क्या वजह है? हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और एफ़एटीएफ़ के मुतालबात को तस्लीम किया, 26 पॉइंट पे अमल दरामद भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उस पर सरफ़ नज़र नहीं किया गया और तस्लीम नहीं किया गया और ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं गया, क्या वजह है? देखिए, एक बात जो है वो हम्माद अज़हर के मुंह से निकल गई कि हम तो यही समझते हैं कि टेक्निकली मामलात होते हैं, लेकिन सुना है सियासी ज़ाइम भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसलिए कि ये जो जितने अदारे हैं ये दुनिया में ताकतवर मुल्क अपनी मन मर्ज़ी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है। कई मुल्कों पर पाबंदियाँ लगाते हैं और चहेते मुल्क इनको नज़र नहीं आते। सही। जैसा कि इब्तदाइये में आपने भी कहा, अब इंडिया के 2 से 3 दर्जन बैंक जो हैं जी वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, बिल्कुल ऐसे है। और यूरेनियम का भी जिक्र आपने किया, जी वो भी पकड़ी गई। इस तरह दहशत गर्दी वहाँ आम है। टेरर फाइनेंसिंग में खाली मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, दहशत गर्दों को पैसा फराहम करने में बैंक मुलविस भारत के। तो भारत इसलिए नज़र नहीं आता
कि भारत चूँकि अमेरिका की आंख का तारा बना हुआ है। सही। रही पाकिस्तान की बात, देखिए पाकिस्तानी हुकूमत ने इतना काम कर दिखाया कि 27 में से 26 जो नुकात थे उन पर अमल दरामद हो गया, एक नुक्ता रह गया। जी हाँ। अब वो FATF वाले तारीफ़ तो बड़ी करते हैं पाकिस्तान की, ऐसे। लेकिन उस तारीफ़ के बावजूद ग्रे लिस्ट से आगे नहीं बढ़ते, जी हाँ। वाइट लिस्ट की तरफ नहीं जाते। नहीं चाह रहे। वो इसलिए नहीं जा रहे कि अभी तक इस खित्ते में बहुत से सियासी मामलात हल तलब हैं जी। और वो पाकिस्तान को खोना भी नहीं चाहते सही। और पाकिस्तान को मंझदार में रखना चाहते हैं सही है। ताकि हम अपनी मर्ज़ी के कुछ फ़ैसले करवा सकें। सही। वो कई बातें आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी की इस हवाले से कि अमेरिका हमेशा डू मोर का मुतालबा करता है, तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। दुरुस्त है। और उन्होंने तालिबान से लड़ने से भी इनकार किया और तालिबान से भी कहा कि वो फ़ौजी लिहाज से काबुल पर कब्ज़ा ना करें। जी हाँ। इसी तरह उन्होंने अड्डे ना देने की और बात ये भी कहा की। कि अगर गैर मुंतखब हुकूमत होगी तो पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करेगा। ठीक है ये नहीं। जी। तो अब गुजारिश ये है कि इस बदलती हुई सूरत हाल में एक बदला हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है आलमी ताकतों को। अब वो इसमें ज़ाहिर अपनी बातें कुछ मनवाना चाहते हैं और पाकिस्तान को इसीलिए ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। भाई जब आपके 27 में से 26 निकात पे अमल दरामद हो गया तो फिर क्या मसला है? सही। फिर क्यों नहीं ग्रे लिस्टें नाम निकालते? इसलिए नहीं निकालते कि पाकिस्तान को अभी वो इस कड़की में रखना चाहते हैं, मुआशी कड़की में। अब उन्होंने एक 7 निकाती नया एक्शन प्लान जो है वो 1 साल के लिए थमा दिया। यही मैं कहने लगा था कि ये जितना काम करके जब गए हैं तो अभी एक और पलंदा पकड़ा दिया, जनाब ये भी कीजिए और ये जी के उनके बकौल के दहशतगर्द तंजीमों के जो सरबराह हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अच्छा, इस मामले में मेरा ख्याल है कि हमारी अपोजिशन को भी तावन करना चाहिए हुकूमत से ताकि कानून साजी हो सके इस लिहाज से। और जब कोई जवाब नहीं रहेगा तो फिर देखेंगे कि अब कौन सा नुक्ता निकालते हैं ग्रे लिस्ट में रखने के लिए। नहीं तो दहशतगर्दों को अगर पकड़ने का मुतालबा है तो उसमें तो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अपोजिशन को पकड़ सकती है तो दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ सकती? नहीं जी, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है, पकड़ रहा है। कवानीन की बात हो रही है। इसमें कई कवानीन डायरेक्ट दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं रखते। जी जी। वो मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या इसी तरह जो हेरा फेरियाँ उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो अपोजिशन इस सिलसिले में चाहिए उनको कि पाकिस्तान की खातर हुकूमत से एक तावन करें, एक कानून साजी करें ताकि रियासत पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकले। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत इस मौके पर अपने फ़ायदे उठाना चाहती है, जो तो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बरकरार करने के लिए जो बात है उसके लिए वो कहते हैं हमारी जान भी हाजिर है इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। लेकिन उन कवानीन की आड़ में हुकूमत वो अगर कवानीन बनाना चाहती है जिससे अपोजिशन के कान मज़ीद मरोड़ सके तो वो उसमें तामुन करने के लिए तैयार नहीं है। जब किसी ने ना करनी हो तो इसके 100 बहाने हैं। जैसे अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की बात सामने आई तो मुस्लिम लीग नून के एक बड़े फ़िलासफ़र किस्म के आदमी जो हैं वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पाए गए कि जी गैर मुल्कियों को क्या पता है, जो लोग लंदन में रहते हैं या न्यूयॉर्क में रहते हैं या बार्सिलोना में रहते हैं, सिडनी में रहते हैं, जद्दा में रहते हैं, तेहरान में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, उनको पाकिस्तान के मसाइल का पता नहीं। गुजारिश ये है कि मेरे अपने तजर्बे में वो लोग पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं। असूली तौर पर तो जो बंदा टोक्यो में रहता है उसको टोक्यो के मसाइल देखने चाहिए, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान के चैनल ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं, देखते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं
और पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को हल करने के लिए भी मुआवन साबित होते हैं। सही। अब इतने मुखलस लोगों को भी आप कहें कि हम वोट का हक नहीं देते, हक तो ये है कि उनके लिए अपने सेनेट असम्बलियों में सीटें रखें। सही है। ये एक हमारा मौजू वही अभी जनाब तो सदर मार्कोस प्लेयर ने उस पर भी तावन नहीं कर रही ये बात अपोजिशन। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा जी कि इस पे अजीब व गरीब बात की आज इन्होंने फाटा FATF वाले ने कि ये मुतालबात, वही एक लंबी फहरिस्त और वही इसमें। लेकिन एक सवाल है, और ये इसी गुफ्तगू का दूसरा पहलू है कि भारत अगर असरअंदाज इतना लॉबिंग में हो जाता है कि हम वहाँ से नहीं निकल पा रहे, या अमेरिका का इतना असर व रसूख है, जैसा कि वो नाटो पे उसका असर व रसूख है, FATF पे सारे जहान को पता है, अक़वाम मुत्तहिदा पे उसका असर व रसूख बहुत ज़्यादा है, क्या आपको लगता है कहीं ऐसा है जहाँ पूरी मेहनत के बावजूद हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने, हमारे लोगों ने, या हमारे केस लड़ने वालों ने किसी लेवल पे कोई कमज़ोरी तो नहीं दिखाई? घाना निकल गया है, पाकिस्तान नहीं निकला। गुजारिश ये है, आज ही के इजलास में घाना को हटा ठीक है, गाना निकल जाए। गाना की जो जगराफियाई अहमियत वो नहीं है जो पाकिस्तान की है। गाना की वो अस्करी अहमियत भी नहीं जो पाकिस्तान की है। घाना की वो सियासी अहमियत भी नहीं जो पाकिस्तान की है। रही बात इंडिया की, इंडिया अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता। इंडिया पे हाथ रखा हुआ है अमेरिकन ने। अब ये बात फिर लंबी हो जाएगी। मुख्तसरन ये है कि जब ये अक़वाम मुत्तहिदा नाम की तंजीम बनी तो उसमें बरतानिया वालों ने अपनी ज़बान लगवा ली कि जी अंग्रेज़ी होनी चाहिए, और जो फिनांस का सारा मामला था उस पे अमेरिकन ने कहा ये हमारा होगा। आज तक आप देखिए कि दुनिया के सब बैंक उससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका से। आपका 10 लाख रुपया इधर अदा होता है, घंटी उधर खड़क जाती है। पहले उन्होंने एक सिस्टम के तहत पूरी दुनिया में जाल बिछाया हुआ है। दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर ये जो अदारे हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, ये जितने भी हैं, ये इन अदारों को अमेरिकन अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और यूरोपियन उनके इत्तेहादी हैं, नेटो फोर्सेस में ज़ाहिर है नेटो ममालिक हैं, और बरतानिया उनका बड़ा इत्तेहादी है। अब चूँकि पाकिस्तान एक ऐसे ख़ित्ते में है जहाँ रूस भी है, जहाँ चीन भी है, जहाँ तुर्की भी है, जहाँ ईरान भी है। ठीक है। इस खित्ते में का गेटवे है पाकिस्तान। 4-4.5 अरब इंसानों का गेटवे पाकिस्तान। सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान का झुकाव जब रूस और चीन की तरफ होगा तो अमेरिकन को तकलीफ़ तो होगी। तो वो उसको मोड़ना चाहते हैं, उस रुख को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं। तो घाना का वो मसला नहीं है जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की मशकों में फर्स्ट आती हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है जो 4.5 अरब इंसानों का दरवाज़ा है। सही है। तो पाकिस्तान की जो अहमियत है वो तो खैर घाना की नहीं। अब ये है कि जो आपका सवाल है कि हमारी फ़ॉरेन ऑफिस ने, नहीं, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए कि अगर आप 2-2.5 साल पहले आलमी हालात पे नज़र करें तो हर तरफ मोदी मोदी नज़र आ रहा था। अब हर तरफ मोदी मोदी नज़र नहीं आता। किधर गई चाबहार? मोदी के हाथ से निकल गया। मोदी को और बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। किस तरह? नेपाल के साथ उनके मरासम क्या हुए, बांग्लादेश के साथ क्या हुए, भूटान के साथ क्या हुए, श्रीलंका के साथ क्या हुए, और अफ़गानिस्तान में भी अमेरिकी फ़ौजों के इनखला के बाद भारत को वो कुछ नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें तवक्को थी। दुरुस्त है। ठीक है जी। तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो बड़ी ख़राब थी पहले, वो 2.5-3 सालों में बहुत बेहतर हुई है। सही। ना सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हुई है, उसमें बेहतरी आई है। ठीक है, बड़े प्रॉब्लम हैं, मसाइल हैं, और कोविड-19 के बाद दुनिया के अक्सर ममालिक में मसाइल आए हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी इक़्तिसादियात जवाब दे गई है, और जैसा
हुकूमत पाकिस्तान कोरोना के साथ उन्होंने जैसे मुकाबला किया है, उसकी मिसालें दुनिया के हुक्मरान दे रहे हैं, सही हो दुनिया के थिंक टैंक दे रहे हैं कि इस तरह बीमारी के साथ हम फिर निपटने का। FATF पे वापस जाएंगे। एक्शन प्लान जो दिया गया है उस पे क्या होगा, हम मज़ीद किस हद तक हमें मज़ीद बाउंड किया गया है, किस तरह अमल दरामद होगा, मज़ीद अब क्या हमें तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि इजलास जो है वो मुझे शेड्यूल देख रहा था कि कुछ 3-4 महीने के बाद फिर नेक्स्ट अक्टूबर इजलास में, वैसे है, अक्टूबर में है। अक्टूबर जी में जी, है। तो उसमें क्या देखें, हम अक्टूबर में तवक्को की जाए, क्योंकि हमें, मैं इसलिए कहा फ़ारन ऑफिस की बात इसलिए करना पड़ी कि हमें तो बिल्कुल ये बताया गया था कि अब हमने जाना है तो हमने बिल्कुल वाइट होके आ जाना है, लेकिन हम फिर ही ग्रे बाहर निकले। तो अगले एक इजलास तक तवक्को की जाए, क्योंकि हमारी माइंड मेकिंग इस तरह की गई थी गुजारिश कौम ये की। है, बिल्कुल कौम का मोराल बुलंद रखा, अच्छी बात है। हुकूमत को तवक्को भी यही थी कि हम चूँकि सब निकात पर अमल कर चुके हैं, तो एक नुक्ता उन्होंने निकाल दिया कि आप 26 पे अमल कर चुके हैं, 27वां नुक्ता इस पे अमल नहीं कर सके। अब चूँकि वो कनेक्शन कहीं बाहर से हिलते हैं, वहाँ बैठे हुए लोग शायद फ़ैसले नहीं करते, वो फ़ैसले कहीं और होते हैं। एक एम्बेसडर ये कहा करते थे अलवी साहब कि न्यूयॉर्क में फ़ैसले नहीं होते अक़वाम मुत्तहिदा के, वाशिंगटन में होते हैं। तो FATF के फ़ैसले भी वाशिंगटन में होते हैं, तो वहाँ फ़ैसला नहीं हुआ होगा। अब उन्होंने इसीलिए एक नया प्लान थमा दिया कि इस पे अमल करो। वो हमाद अज़हर साहब कह तो रहे हैं कि हम इस पे अमल करेंगे, कोशिश करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। तो देखिए, अल्लाह खैर करेगा। बहुत से ममालिक जो हैं वो नहीं भी अमेरिकन पॉलिसियों पे अमल करते तो वो ज़िंदा हैं। अब ये जो एक वक्त होता है ना जुल्म का, अब ये 75-80 सालों के बाद ये बात सामने आ गई है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा नाम की तंजीम है ये जानबदार है, और ये जो आलमी इदारे हैं ये जानबदारी का मुजाहरा करते हैं, ये इंसाफ नहीं करते। ये आवाज़ बुलंद होना शुरू हो ये गई। बिल्कुल दुरुस्त है जी कि वो इदारे जिनको एक समझा जाता था कि ये बड़े अच्छे इदारे हैं और ये मसावत और इंसाफ पे कायम हैं, उन इदारों के मुसलसल फ़ैसले ऐसे आए हैं कि लगता है कि वो किसी की कठपुतली हैं, किसी के मकासद का एहसास करते हैं, किसी के मकासद का ख्याल करते हैं, किसी के मकासद के चौकीदार हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले FATF के हवाले से बात कर रहे थे। अगली ख़बर की तरफ बढ़ना है और अगली ख़बर ये है कि अब आपने मेहरबानी ये करनी है कि टेलीफोन पे ज़्यादा लंबियाँ नहीं लगानी, क्योंकि 5 मिनट के बाद 75 पैसे टैक्स जो है वो लग जाएगा। और इस तरह ये नहीं बताया कि पहले 5 मिनट के बाद सिर्फ 75 लगेगा या अगले 5 मिनट के बाद फिर बढ़ता चला जाएगा, जिस तरह बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में ये मामला बढ़ता चला जाता है। लेकिन बहरहाल 5 मिनट के बाद 75 पैसे वाली तो बात बिल्कुल पक्की हो गई है, क्योंकि ये बात जब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शौकत तरीन साहब, तो उन्होंने वजाहत में बताई थी कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। इस तरह की सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं, मीडिया बिल्कुल गलत कह रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने इस टैक्स की खुशखबरी कैसे सुनाई, पहले उनकी ज़बानी सुना देते हैं, फिर बरला साहब से तबसरा लेते हैं। मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट और SMS में जो टैक्स ऑर्डिनेंस में आया था, ओरिजिनल फाइनेंस बिल में आया था, उसमें तब्दीली कर दी गई है। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे, और बस इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। जी, इसके अलावा कोई नहीं। इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं, टैक्स लगा भी रहे हैं और एहसान भी कर रहे हैं कि बस यही लेंगे और कोई ऐसी बात नहीं। अली रज़ा साहब, बात यह है कि लोगों को वो ज़माना भी याद रखना चाहिए जब वो 100 रुपये का कार्ड डलवाते थे तो 25 रुपये 30 रुपये गायब हो जाते थे। अब गुजारिश ये है कि ये तो भला साकिब निसार का जो ये मसला हल कर गए। चले जिसने भी किया, अभी तो साकिब निसार नहीं है ना, अभी तो हुकूमत लगा सकती थी वो टैक्स, नहीं लगाया। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं,
मैसेजेस पे कोई टैक्स नहीं। अब 5 मिनट देखिए, काम की बात तो 2 मिनट में हो जाती है, 3 में। अच्छा है लोग लंबियाँ ना लगाएं। लोगों के पास इतना फालतू वक्त होता है कि वो सारा दिन फ़ोन पे लगे रहें। तो वो वैसे भी जिन्होंने लंबी लगाना होती हैं ना, वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सही, वो ये फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते। सही। तो 5 मिनट बाद अगर 75 पैसे टैक्स है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं, तो ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात मामला नहीं। ये नहीं है 75 पैसे टैक्स का। मामला ये है कि हुकूमत का एक जिम्मेदार शख्स एक दिन पहले एक जगह पर एक बात करके जाता है और उसके ठीक 10-12 दिन बाद अपनी ही बात की तरदीद करता है। तो सच्चाई कहाँ है? अपोजिशन कहती है इनको लिखा लिखाया बजट दे दिया गया था, इनको पता ही नहीं था। इस इल्ज़ाम को हम तो नहीं मानते, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है। तो क्या वाकई वो इल्ज़ाम ठीक था? इनको पता ही नहीं था कि वाकई हम टैक्स लगा रहे हैं या नहीं? इन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देखे थे, या उस दिन खुदा न खासा ये कौम से झूठ बोल के गए और आज इन्होंने और बात की? बिल्कुल इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। जो लोग इस बजट प्रैक्टिस को समझते हैं उनको इल्म होना चाहिए, और यकीनन उनको इल्म होगा कि फ़िनांस बिल जब पेश किया जाता है उसके बाद मंजूरी तक उसमें डिबेट्स होती हैं और तजावीज़ सामने आती हैं अरकान की तरफ से। फिर उनमें से कुछ तजावीज़ पर अमल कर लिया जाता है, कुछ को मुस्तरद किया जाता है। तो पहले वाला जो फ़िनांस बिल होता है उसकी कहीं ना कहीं शक्ल मंजूरी तक तब्दील होती है। तो ये 29 तारीख तक मेरा ख्याल है इनका बजट सेशन चल रहा है, अभी उसमें तब्दीली होगी और भी होंगी तब्दीलियाँ। उसमें देखिए मेंबरान, फ़र्ज़ करें किसी ने पानी पे टैक्स लगा दिया है, मेंबरान की अक्सरियत खड़े होकर कहती है कि जी पानी पे टैक्स तो आवाम के लिए नुकसानदेह है, फ़लाँ चीज़ नुकसानदेह है, तो ये आप चलें ठीक है। अब मैं इस पे बहस में टैक्स पढ़ना को नहीं चाहता। मेरा इशू जो मुनस्सिब था वो करें। आप भी समझ रहे थे कि इन्होंने बाकी फाइनेंस बिल की बुक्स की बात नहीं कर रहा था, जो इन्होंने ज़बान से बात की वो। लेकिन टैक्स के हवाले से एक बड़ी अहम बात हमने करनी है कि पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन जो है उन्होंने कई मुलाकातें की हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2000 मुरबा फुट की शर्त जो है ये हमारे लिए बड़ी खौफनाक है, क्योंकि हमें डिस्प्ले करना पड़ता है, फर्नीचर जो है बखेर के रखना पड़ता है। तो जिसके पास 2000 है उसका जो टैक्स लगने के बाद फर्नीचर का रेट और हो जाएगा, और जिसके पास 1900 है उसका रेट और होगा। तो इस पे मेहरबानी की जाए कि इसको ठीक किया जाए, सेल्स टैक्स की बजाय टर्नओवर टैक्स लगाया जाए। ये मुतालबा किया है जाहिद हुसैन साहब ने, जो पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के सदर हैं। अपने डेलीगेशंस के साथ वो फाइनेंस वालों को भी मिले हैं, मुख्तलिफ कायमा कमेटियों को भी जाके मिले हैं, और बार बार वो मुतालबा ये कर रहे हैं। सही है, अगर ज़्यादा टैक्स है तो उसमें छूट मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात है ना कि टैक्स ना हो, इससे तो मुल्क नहीं चलते। नहीं, टैक्स तो टैक्स लगना ना होने पड़ता का है। मुतालबा नहीं कर रहे। ये अब नहीं गुजारिश ये हाँ है जी। कि मैं इस मामले को अभी खोलता हूँ। आप ये भी देखें ना कि आज ही फिनांस बिल में आज जो बातें हुई उसमें सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, दूध दही और डेयरी पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ हुकूमत टैक्स ख़त्म करती है उनको हमें शाबाश भी देनी चाहिए बिल्कुल देनी चाहिए। कि दूध दही ये डेयरी की चीज़ें आम आदमी इस्तेमाल करता है। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनमें देखिए छोटे सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा हैं बनिस्बत बड़े सरकारी मुलाजमीन के। अफसरान से अहलकार ज़्यादा हैं। तो अगर उनकी आमदन पर टैक्स नहीं लग रहा तो ये अच्छी बात है। अब ये जो फर्नीचर का टैक्स है, बजाय ये शोरूम के पे टैक्स लगाने के, हाँ, उनकी ज़मीन पे इसको- रकबा पे 2000 मुरबा फीट इसको ये डिवाइड कर दें। अगर बड़ा ज़रूरी है तो इसको डिवाइड कर दें। कुछ फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्रियों पे लगा दें टैक्स, कुछ लगा दें जो लकड़ी आती है उस पर टैक्स लगा दें, और ये जो फर्नीचर बेचते हैं इनके लिए टैक्स में आसानी पैदा कर दें, लेकिन कम मतलब कर अल्लाह दें। साहब इस तरह तो एक ही इंडस्ट्री पे मेरे ख्याल 5-6 जगह पे टैक्स होगा, और हम बारहा ये इस तरह का मशवरा दे चुके हैं कि टैक्स का निज़ाम इस नहीं, तरह सर करें। जी, ये- एक बेचारा जो ये एंड बायर देखें, है वो तो रुल जाएगा ये कि 6 जगह। फर्नीचर फेडरेशन वालों ने मिले तो हैं, हाँ जी। कभी इन्होंने ये भी बताया है कि कितनी चोरी की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं? ये नहीं बताते ना। पाकिस्तान में मसला ये है कि अपनी चोरी कोई आदमी नहीं बताता, दुरुस्त है, ठीक है। सही।
ना फूड वाला बताता है, ना शुगर वाला बताता है, ना आटे वाला बताता है, ना फर्नीचर वाला बताता है। सही है आम आदमी इनसे तंग होता है सबसे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी अपनी चोरी नहीं बताता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो फर्नीचर वालों का जो मुतालबा था वो भी हमने बता दिया, और जो टैक्स लगाया गया उसका भी, जो छूट दी गई उस पर भी। लेकिन चोरियों की एक बहुत बड़ी चोरी नहीं, डकैती की वारदात अभी बाकी है, उस पर जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी टैक्सों से। बहुत सारी चीज़ों पे छूट भी दी गई, कोई टैक्स कम भी किए गए। फ्लोर पे, आटे पे कहते हैं बिल्कुल टैक्स जो है उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं लगा रहे हम, और कुछ चीज़ों पे भी 17% तजवीज़ थी, 10% लगाया है। अगली खबर की तरफ बढ़ना। बहरिया टाउन कराची, 1 2 4 6 नहीं 322 हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं, और मनमानी की ये आलम है कि कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस की जाती कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी जो है उससे कुछ बात पूछ ली जाए, उससे इजाज़त ले ली जाए, या सिविल एविएशन से इजाज़त ले ली जाए। मज़हर बल्ला साहब, क्या वजह है? कोई बड़ी ज़्यादा ही ताकत है मेरा ख्याल है बहरिया टाउन में। देखिए जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की क्या मजाल है कि उनको पूछे, चूँकि जो वहाँ डीजी लगा होगा या सरबरा, वो ज़ाहिर है किसी की मर्ज़ी से लगा होगा। अभी तो ये है कि एक वफाक और सूबे में भी चक्कर चल रहा है, ख़त व किताबत हो रही है, क्योंकि जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वफाक के, पाकिस्तान के, उन्होंने सिंध के एक अफसर को कहा कि भाई वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो सिंध हुकूमत और वफाक उसमें भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब ये देखिए, पिछले दिनों बैरिया टाउन पे एक तरह से हमला भी हुआ। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो हमला किसने करवाया, ये एक सवालिया निशान है। अगर वो वहाँ के रहने वाले देहातियों ने किया तो 7 साल पहले वो कहाँ सोए हुए थे, 6 साल पहले कहाँ सोए थे, 5 साल पहले कहाँ सोए थे जब बन रहा था। अब सिंध बिल्डिंग जो कंट्रोल अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी किधर सोई हुई थी जब ये 300 बिल्डिंग बन रही थी? अगर इस पे चीफ़ जस्टिस साहब बात करें, वो अक्सर करते हैं चीफ़ जस्टिस साहब, कराची में जो नाजायज़ तमीरात हैं उस हवाले से उनकी बातें बहुत से लोगों को चुभती हैं, लेकिन जज साहब ने तो बात करना होती है, जो हक इंसाफ की बात हो। जी मज़हर बल्ला साहब, ये मामला पार्लियामान में भी उठाया गया है। अहमद संडेर ने कुछ बातें की हैं इस हवाले से, पहले वो भी आपको सुना देते हैं तो आपकी इस पर फिर तबसरा करते हैं। कमर्शियल बन रही हैं 3-4 बिल्डिंग्स, उसके ऊपर कमर्शियल फीस खत्म कर दी गई है, और जहां कमर्शियल फीस ली जा रही है वहां 3 साल के लिए किस्तें बना दी गई हैं। सर, पूरे पाकिस्तान के लिए ये कानून है, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ लाहौर में अमल दरामद हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अमल दरामद के लिए कोई इसकी स्कीम करे। उसके बाद एक और जुल्म हो रहा है, जो बड़ी कॉलोनियां हैं, बड़ी कॉलोनियां जो बनती हैं उसमें लोगों के साथ ये जुल्म होता है कि उनसे प्लॉट अगर वो किस्तों में जरा लेट कर दे, उनके ऊपर लाखों रुपए जुर्माने कर दिए जाते हैं, फिर उन जुर्मानों पे कोई टैक्स भी नहीं दिया जाता। ये बड़ी कॉलोनियों वाले कब्जा नहीं देते प्लॉट का, प्लॉट का कब्जा 10 साल में देते हैं, 3 साल की किस्तों में अगर वो किस्त लेट हो जाए उसका जुर्माना ले लेते हैं। सर, ऐसी सीपी कहां सो रहा है? वो बड़ी अच्छा एक सवाल उठाया कि ये 3 किस्तें, और किस्त लेट हो जाए तो उस पर तो जनाब टैक्स भी लग जाएगा, जुर्माना भी लग जाएगा, उधर टैक्स पे कोई नहीं करेंगे, और ये मामला है। ये पता कौन सा मामला है? ये वही मामला है कि गरीब आदमी जब बैंक से कर्ज़ा लेता है, कोई 2-4 लाख 10 लाख, तो वो अगर नहीं देता तो उस पर तो बैंक वाले, पुलिस भी आ जाती है, बैंक वाले भी उसको जीने नहीं देते, उसकी जायदाद भी कुर्क करने का चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों अरबों के कर्ज़े हड़प किए होते हैं,
उन्हें बैंक वाले चाय पेश कर रहे होते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन ये जो आपने भी बात की 322 बिल्डिंग्स बन गई तो कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नहीं आया, सोई रही सिंध बिल्डिंग्स कंट्रोल अथॉरिटी। तो क्या मुझे तो ये लगता है कि सिंध बिल्डिंग्स कंट्रोल अथॉरिटी के जो लोग हैं वो भी कुछ मिले हुए थे, और हमारी इतलात ये है कि नैब ने इस पे ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बना दी है, वो उन बिल्डिंग्स का जायज़ा भी ले रही है जाके, और उस पर जो लोग मिली भगत का जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी। देखिए, कहीं पर भी कोई मामला हो तो जब तक सरकारी अफसरान नहीं मिलते, ना कोई बिल्डिंग बन सकती है, ना कोई नाजायज़ तमीरात हो सकती हैं। ये सरकारी अफसरों के मिलाप के बाद ही ऐसा मुमकिन है। अब इन्होंने जो अहमद हुसैन डेहड़ साहब ने जो बात की, जी तो इन्होंने कहा कि लाहौर में तो वो टैक्स लिया जाता है, बाकी जगहों पर नहीं। ये वफाकी हुकूमत को जवाब देना चाहिए ऐसे कि भाई बाकी जगहों पे क्यों वफाक सोया हुआ है, क्यों नहीं टैक्स लेता, पेशावर से, कराची से, कोयटा से, बाकी जगहों से। दुरुस्त है। इन्होंने मुल्तान का नाम नहीं लिया। अच्छा, मुल्तान में जहाँ इनकी ज़मीनें हैं या इनके भाइयों की, वहाँ भी सोसाइटियाँ बनी हैं। अब इनको तजर्बा इसलिए हो रहा है कि वो गरीब आदमी, ज़ाहिर है इनके वोटर हैं, वो आते होंगे इनके पास। कई गरीबों की ज़मीनों पर तो ये आराम से कब्ज़ा कर लेते हैं ना, वो बड़े हाउसिंग सोसाइटियों वाले, और पैसे भी नहीं देते। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ माफिया है, इसके ख़िलाफ़ भी एक एक्शन होना चाहिए, जो बड़े हाउसिंग सोसाइटी माफियाज हैं। इसलिए हो सकता है वैसे कि देखिए, अभी तक तो नहीं हुआ, हम भी तजवीज़ ही दे रहे हैं कि होना चाहिए। अब अगर सिंध के लोग उठते हैं 7 साल बाद, 10 साल बाद, या कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी वाले, कौन ताकतवर लोग बैठे होते हैं जिन्हें बैरिटोन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, खबर तक नहीं चलती। देखिए, एक तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया मलक साहब ने, उनके जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं बैरिया टाउन के, कि हम पहिए लगा देते हैं फाइलों को। अब उनका मामला जहाँ जहाँ जाता होगा पहिए लग जाते होंगे, अब वो सफ़र रुकता नहीं। सही है। तो इसीलिए वो कामयाबी से काम कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि इसमें जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म ये है कि कोई आम आदमी बिल्डिंग बना ले तो ये अथॉरिटी उस पर चढ़ जाती है। हाँ, आम आदमियों के खिलाफ तो बहुत तेज़ी से एक्शन लिया जाता है, लेकिन जहाँ ताकतवर बैठे हैं और जहाँ इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है कानून की, वहाँ बिल्कुल खामोशी से कानून ख्वाब गफलत में सोया हुआ है, वहाँ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।